हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पर। तो दोस्तों, वॉइस को कंटिन्यू करते हुए आज शुरू करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के अलावा भी हम लोग और कुछ देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसके द्वारा ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इत्यादि का बोध होता है। और एक बात और है कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है जनरली वो छिपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ हम लिखे हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है यू, वो अंडरस्टूड है। यहाँ कहाँ अंडरस्टूड है? यहाँ अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो सब्जेक्ट छिपा हुआ है, ये क्रिया हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ ग्लास ऑफ वाटर। ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग कई ढंग से बनाते हैं। एक लेट के द्वारा, अगर ऑर्डर का बोध करा रहा है तो लेट का प्रयोग करेंगे। अगर सजेशन अर्थात एडवाइस का बोध कराएगा तो शुड का प्रयोग करेंगे। और अगर रिक्वेस्ट का बोध कराएगा तो हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा वाक्य है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो सबसे पहले इस तरह के आदेशात्मक वाक्य के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेट लिख देते हैं। लेट लिख देते हैं, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, क्या लाने की बात हो रही है? पानी लाने की बात हो रही है, एक गिलास पानी। तो एक गिलास पानी अर्थात अ ग्लास ऑफ वाटर को लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं V1 है, तो इसको क्या करेंगे? तीसरे रूप में तो भेजना ही होता है। हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ते आए कि जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में, बस उसके पहले बी का प्रयोग कर देना है। अगर हम चाहें तो इस वाक्य को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, और उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। अगर आदेश का बोध करा रहा है तो उसके पहले यू आर ऑर्डर्ड टू लिख देना होता है, और बाद में सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर है तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर उतार देंगे। ठीक है, एक दूसरा वाक्य देखते हैं, ओपन द विंडो। विंडो को खोलो, खिड़की को खोलो। सबसे पहले लेट से बनाते हैं, तो लेट से बनाने के लिए क्या करेंगे? लेट को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो सब्जेक्ट होता है यू, वो तो छिपा रहता है। सब्जेक्ट यहाँ छिपा है, ये वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, और ये जो वर्ब है इसको थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। बहुत ही आसान है। और एक दूसरा भी तरीका है, जैसा कि मैं बताया कि अगर ऑर्डर का बोध हो रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर का बोध कराने वाला वाक्य हो इम्परेटिव में, लेकिन अगर निगेटिव हो, तो वैसा जो वाक्य होता है वो डोंट से चालू होता है। जैसे डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को कैसे पैसिव में करेंगे? तो इसको भी वैसे ही चेंज करते हैं जैसे लेट से हम लोग बना रहे थे ना। तो लेट सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अ ग्लास ऑफ वाटर। और आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या किसको किसके लिए लगा करके। तो क्या लाने की बात हो रही है? यहाँ अ ग्लास ऑफ वाटर लाने की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट है अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अ ग्लास ऑफ वाटर हम लोग लिख देंगे। ये वाक्य निगेटिव है, नॉट आया है, तो यहाँ नॉट लिखेंगे। इसके बाद हम लोग जैसा कि पहले भी करते आए, बी लगा करके क्रिया को तीसरे रूप में लिख देंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर, सब कुछ को तो लिख दिए, इस डू का हम लोग क्या किए? ये डू कहाँ चला गया? तो बाबू, आप लोगों को याद होगा, मैं पिछले ही सेंटेंस में बताया था कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, आपको याद होगा, यहाँ कॉर्नर में मैं 24 जो एक्सिलरीज हैं उनको मैं लिखा था, और मैं बताया था कि उनके बिना नॉट आता ही नहीं है। तो यहाँ डू का काम है सिर्फ वो नॉट को लाना। अगर ये डू नहीं रहता तो नॉट भी नहीं आता। तो ठीक है, यहाँ तो कोई भी एक्सिलरी नहीं था तो डू को लाए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी आ गया है,
इसलिए उसको डू को लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे और देखते हैं। डोंट टच द लाइव वायर। कह रहा है कि लाइव वायर का मतलब होता है वैसा वायर जिसमें बिजली हो। तो कह रहा है कि डोंट टच द लाइव वायर। तो ठीक है, ये भी आदेश है। तो हम लोग लेट से कर देंगे, लेट लगाएंगे। इसके बाद किसको टच करने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट है यहाँ द लाइव वायर। लाइव वायर को टच मत करो, तो द लाइव वायर को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद वाक्य है निगेटिव, तो यहाँ नॉट लगाएंगे। इसके बाद बी, और क्रिया जो है मुख्य, वो तो तीसरे रूप में तो हम लिखते हैं, तो यहाँ टच्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अगर हम चाहें तो जैसे कि उधर यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करते थे, तो यहाँ भी वैसा हम कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ निगेटिव है तो कहेंगे नॉट टू टच द लाइव वायर। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच द लाइव वायर। ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे वाक्यों को देखते हैं जो कि सजेशन का बोध करा रहा है। सजेशन यानी सलाह, सुझाव, एडवाइस। ठीक है। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अच्छा, सलाह सुझाव में क्या होता है? सलाह सुझाव और ऑर्डर में अंतर ये होता है कि अगर ऑर्डर आप नहीं मानते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। सुझाव सलाह में है कि अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते भी हैं तो कोई उस तरह का पनिशमेंट का ये नहीं रहता है, प्रोविजन नहीं रहता है। तो हेल्प द पुअर ये सजेशन है, सलाह है। तो आप लोग जानते होंगे शुड का प्रयोग और टू का प्रयोग से सलाह का बोध भी होता है। शुड और टू ये सब मॉडल एक्सिलरीज है। तो यहाँ शुड के द्वारा हम ऐसे वाक्यों को बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। हेल्प द पुअर मतलब गरीबों को हेल्प करो, मतलब आपसे कहा जाता है कि आप गरीबों को हेल्प करो। तो यू तो जैसा कि मैं बताया कि यहाँ भी अंडरस्टूड था, यहाँ भी अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर। कैसे? क्योंकि क्रिया में क्या, किसको, किसके लिए लगा करके जो प्रश्न किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। खैर ये ऑब्जेक्ट का ऑथेंटिक डिफिनीशन नहीं है, पहचानने का तरीका है। तो द पुअर को लिख दिए। इसके बाद सलाह की बात हो रही है, सलाह दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि शुड के द्वारा सलाह दिया जाता है, शुड लिखेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ बी का प्रयोग करते थे, यहाँ भी बी करेंगे। और जो मुख्य क्रिया है हेल्प, उस मुख्य क्रिया हेल्प को भी हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। और एक दूसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका है वो यह है कि जैसे ऑर्डर वाला में हम लोग यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करते थे, सलाह वाला में यू आर सजेस्टेड टू या यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करेंगे। जब हम यू आर एडवाइज टू का या यू आर सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ और नहीं करना होता है, बाकी जो वाक्य है उसको जस का तस उतार देना होता है। जैसे यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस है लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्रेम करो। यह भी सजेशन है। तो क्या करेंगे? यहाँ यू जो सब्जेक्ट है अंडरस्टूड है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट से चालू करते हैं। द चिल्ड्रन और सलाह की बात हो रही है तो शुड का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग इंपरेटिव में होता ही है, शुड बी। और लव क्रिया जो है इसको तीसरे रूप में लिख देंगे, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। ठीक है। और एक जो दूसरा तरीका है जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो है यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड टू, और बाकी जो वाक्य है उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम ऐसे वाक्य को देखेंगे जो कि कोई रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध को प्रकट करता है। और हम लोग जानते हैं कि रिक्वेस्ट को प्रकट करने के लिए दो शब्द आते हैं, प्लीज और काइंडली। तो यहाँ देख सकते हैं प्लीज आया है, प्लीज हेल्प मी, या काइंडली हेल्प मी, अनुरोध हो रहा है। और एक बात हम लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि प्लीज काइंडली वाक्य के अंत में भी हो सकता है, जैसे हेल्प मी प्लीज। तो जिस तरह से भी रहे, ये तो बोध हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके और बाकी जो ये बचता है उसको हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं और प्लीज और काइंडली शब्द को हटा देते हैं। क्यों?
क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो प्लीज और काइंडली जो भाव दे रहा था, वह भाव देने के लिए यहाँ एक क्रिया रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जा चुका है। तो दो दो शब्द एक ही अर्थ देने वाले वाक्य में नहीं होने चाहिए ना। इसके बाद मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस मतलब ये, जैसे कि अब देखिए, यहाँ तो हम लोग देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, डू, करो। और हम लोग जानते हैं कि जनरली पैसिव वॉइस जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का होता है या ऐसा कहें कि उसके साथ ऑब्जेक्ट आया रहता है। देखिए डू तो ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। कम तो इंट्रांजिटिव है, फिर भी यहाँ इस तरह का आ गया। डोंट स्लीप है। इस तरह के वाक्यों को अगर पैसिव में चेंज करने के लिए किया जाए तो बहुत ही आसान है। डू है तो यू आर ऑर्डर टू डू कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से कम है तो यू आर ऑर्डर टू कम कर देंगे। डोंट स्लीप ये निगेटिव है तो कह देंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्लीप, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इम्परेटिव में एक दूसरे तरह का भी वाक्य होता है। वह वाक्य लेट से चालू होता है। लेट से किसी को अनुमति भी दिया जाता है, सलाह भी दिया जाता है, सुझाव भी दिया जाता है। लेट का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में बहुत वेरियस पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं लेट हिम राइट अ लेटर। क्या है? लेट हिम राइट ए लेटर, उनको पत्र लिखने दो। अब यहाँ हम देख रहे हैं, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कॉमन एरर्स के तहत, कि लेट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन रहेगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। कह रहे कि उनको पत्र लिखने दो। थोड़े समय के लिए हम यह देखते हैं कि भाई लेट को हटा देते हैं। यहाँ पत्र कौन लिखेगा? हिम अर्थात ही लिखेगा। हकीकत में जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? क्या लिखने की बात हो रही है? वो लिखने की बात हो रही है ए लेटर। तो ऐसे वाक्य जो लेट से चालू होंगे तो वो पैसिव में भी लेट से ही हम उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट हिम राइट अ लेटर, तो यहाँ लेट से ही चालू करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इंपरेटिव में बी और क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है, तो यहाँ भी बी लगाएंगे और क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया कौन सी है? राइट है, तो राइट का तीसरा रूप रिटेन हो जाएगा। और पत्र किसके द्वारा लिखे जाने की बात हो रही है? हिम के द्वारा हो रही है, तो यहाँ बाय हिम कर देंगे। मतलब उसको या उनको अनुमति दीजिए कि पत्र लिखे। तो एजेंट तो रियल सेंस में ही है, तो उसको हम यहाँ कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में डाल करके बाय हिम कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा वाक्य है लेट राम डू दिस, राम को यह काम करने दिया जाए। काम कौन करेगा? राम करेगा। रियल सेंस में राम इज द एजेंट, एजेंट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट है यहाँ दिस। तो ऐसे वाक्यों को लेट राम डू दिस है तो लेट से ही चालू करेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है दिस उसको यहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद बी क्रिया का तीसरा रूप, बी और डू क्रिया है, डू का तीसरा रूप डन हो गया। और यहाँ काम किसके द्वारा होने की बात हो रही है? राम के द्वारा ना, तो बाय राम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक और वाक्य देखते हैं, लेटस प्ले। देखिए लेट के द्वारा हम लोग ऑफर का भी बोध कराते हैं, सजेशन का भी बोध कराते हैं। लेटस प्ले, हम लोग खेलें, है ना। लेटस गो टू प्ले, हम लोग खेलने चलें। एक तरह का सजेशन है, हम लोग दोस्त मित्र में भी इस तरह की बात करते हैं। तो लेटस प्ले, तो इसको क्या कर देंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, एक तरह का सजेशन है। तो लेटस प्ले को क्या कर देंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस मतलब कि एक ही वाक्य में दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट आ गया हो, ठीक है। जैसे मोहन रोट अ लेटर एंड पोस्टेड इट।
मोहन ने पत्र को लिखा और पोस्ट कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और यहाँ जो सब्जेक्ट है ही, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ही ये छिपा हुआ है। मोहन पत्र लिखा और पोस्ट कर दिया, मतलब मोहन पत्र लिखा और मोहन पोस्ट कर दिया पत्र को। तो ठीक है, ऐसे वाक्यों को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है? तो सबसे पहले दोनों को वन बाय वन करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये है, अ लेटर, और देखते हैं कि यह टेंस कौन सा है। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, अ लेटर के अनुसार वाज हो जाएगा। क्रिया को तीसरे रूप में भेजेंगे, अ लेटर वाज रिटेन। और चूंकि पत्र लिखने का और पत्र पोस्ट करने का दोनों काम मोहन के द्वारा हो रहा है, तो हम दोनों क्रिया को यहाँ एक साथ लिख सकते हैं, अ लेटर वाज रिटेन एंड। अब यहाँ डायरेक्ट पोस्टेड भी लिख सकते हैं, अ लेटर वाज रिटेन एंड पोस्टेड बाय, किसके द्वारा पोस्ट और रिटेन हो रहा है? मोहन के द्वारा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अ लेटर वाज रिटेन एंड पोस्टेड बाय मोहन। या हम चाहें तो यहाँ ये जो इट ऑब्जेक्ट था, तो इसको अगर इस पार्ट का सब्जेक्ट बनाते तो हो जाता है इट वाज, है ना। जैसा कि मोहन रोट अ लेटर एंड इट वाज पोस्टेड, अच्छा सॉरी, एंड ही पोस्टेड इट, तो ही तो छुपा हुआ है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि क्रिया जो है पास्ट इन्फिनिट का ही है, तो अगर उसको हम दिखाना चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और ही को उधर ले जाके भेज देंगे, क्योंकि ही जो आया है मोहन के लिए ही आया है। तो सबसे आसान तरीका है अ लेटर वाज रिटेन एंड पोस्टेड बाय मोहन, या अ लेटर वाज रिटेन एंड इट वाज पोस्टेड बाय मोहन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोहन रोट अ लेटर एंड सोहन पोस्टेड इट। जरा कल्पना कीजिए, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना। जैसे कि हम उसको लिखते हैं, मोहन रोट अ लेटर एंड सोहन पोस्टेड इट। मोहन ने पत्र लिखा और पोस्ट कौन किया? सोहन ने पोस्ट किया। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ये लेटर और इट दोनों एक के लिए ही आए हैं। लेटर के लिए ही यहाँ प्रोनाउन के रूप में इट आया है, लेकिन इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो मोहन है, जबकि दूसरे पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो सोहन है। तो हम क्या करेंगे, तब हमको करना होगा, और ये भी ध्यान दें यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अ लेटर वाज रिटेन बाय मोहन एंड। अब देखिए इस भाग का ऑब्जेक्ट है इट, तो यहाँ लिखेंगे इट, पास्ट इंफिनिट है, वाज आ जाएगा, इट वाज पोस्टेड बाय सोहन, इट वाज पोस्टेड बाय सोहन। ऐसा हम कर सकते हैं। एक दूसरा वाक्य है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू जेल। पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया और भेज दिया जेल। किसको जेल भेज दिया? थीफ को जेल भेज दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों पार्ट में एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ जो है एंड के बाद जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, क्योंकि पुलिस को दो दो बार हम लोग लिखते तो थोड़ा वाक्य भद्दा हो जाता। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो सीधे बनाते हैं द थीफ वाज अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का है, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, द थीफ वाज अरेस्टेड एंड। यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों का एक ही है, एंड सेंट टू जेल। अब देखिए यहाँ बाय द पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि
पुलिस हो, इस तरह का हो, तो उसको हटा देते हैं। उसको बाय द पुलिस लिखे बिना भी वाक्य का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। द थीफ वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, या हम चाहे तो यहाँ बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हैं। द थीफ वाज अरेस्टेड एंड ही वाज, क्या यहाँ लिख सकते हैं? ही वाज, ही वाज सेंट टू जेल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि डबल सेंटेंस वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक हम लोग यहाँ देखते हैं पैसिव ऑफ ऐसा वर्ब का जो कि वर्ब के साथ कोई एक प्रीपोजिशन भी अपने साथ लाई रहती है। जैसे सीता मस्ट ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना होता है। तो कह रहा है कि सीता को अवश्य अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, तो सीता सब्जेक्ट है, हर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, और मस्ट ब्रिंग अप ये मस्ट एक्सिलरी वर्ब है, ब्रिंग अप अपना मेन वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, हर चिल्ड्रन है तो हर चिल्ड्रन हो जाएगा। मस्ट है, आप लोग को याद होगा, पैसिव ऑफ मॉडल एक्सिलरी, तो मस्ट है तो मस्ट लिखेंगे, इसके बाद बी लगाते हैं, आप लोगों को याद होगा। इसके बाद मुख्य क्रिया को तीसरे रूप, मुख्य क्रिया क्या है? ब्रिंग है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, तो ब्रिंग का तीसरा रूप ब्रॉट कर देंगे, और ये जो अप प्रीपोजिशन है उसको यहाँ लगाए ही रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि उसको हटा देंगे। इसके बाद बाय और जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। ठीक है, एक दूसरा वाक्य है, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, पुलिस ने क्या की? मैटर की जांच की। यहाँ द पुलिस सब्जेक्ट है, द मैटर ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया है, क्या हो जाएगा? द मैटर, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, द मैटर वाज इंक्वायर्ड इनटू। अब देखिए द पुलिस है, बाय द पुलिस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे तो उतना तो ऐसा नहीं कि एकदम गलत हो गया, लेकिन लिखने से तो भद्दा ही हो जाएगा वाक्य, द मैटर वाज इंक्वायर्ड इनटू। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन आया हो। इसके बाद एक और भी दूसरी तरह का वाक्य देखते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें कॉम्प्लीमेंट आया हो, खासतौर पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आया हो। आप लोग जानते हैं एक तो सब्जेक्ट होता है, वाक्य को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का भी अलग अलग बंटवारा हो जाता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट वगैरह, प्रेडिकेट है उसमें वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट भी आते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आता है या कंप्लीट करने के लिए आता है, और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट के अर्थ को और क्लियर करने के लिए वो आता है। अगर वो नहीं आए तो वाक्य का अर्थ अधूरा हो जाता है। ठीक है, और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों दो चीज होता है, दोनों को कभी एक नहीं मानना होगा। ठीक है, वी मेड हिम मॉनिटर, इस वाक्य में वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये कभी भूल मत कीजिएगा कि मॉनिटर को आप ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा। जैसा कि मैं बताया था कि पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें हम क्या करते थे कि किसी एक को हम सब्जेक्ट बना देते थे और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट रह जाता था। तो यहाँ ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि यहाँ हिम के बाद मॉनिटर आया है, तो मॉनिटर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, मॉनिटर इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ क्या होना चाहिए? हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ही पास्ट इंफिनिट का वाक्य है, ही वाज, मेड क्रिया का तीसरा रूप मेड ही होता है, ही वाज मेड। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं, सॉरी मॉनिटर है।
monitor. He was made monitor by us. He was made monitor by us. आप लोगों को याद होगा जिस दिन हम लोग पैसिव ऑफ डाइट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे, तो मैं एक बात कहा था कि देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं, इनडायरेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। सॉरी, मैं क्या कर रहा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और डायरेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन क्या था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना ठीक रहता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट न समझ करके ऑब्जेक्ट समझ लें, तो भूल हो जाएगी, वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी को हम लोग, जो पहले यहाँ आया है उसी को यहाँ बना दिया जाए सब्जेक्ट, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, द जज फाउंड राम गिल्टी ऑफ मर्डर। द जज सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, राम ऑब्जेक्ट है, और ये गिल्टी ऑफ मर्डर क्या है? ये कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट क्या करता है? अगर वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है तो सब्जेक्ट के अर्थ को क्लियर करेगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है ऑब्जेक्ट के अर्थ को क्लियर। अगर हम कहते कि द जज फाउंड राम, जज ने राम को पाया, जज ने राम को पाया, अरे क्या पाया? वाक्य क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब हम डाल दिए यहाँ एक फ्रेज है गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर का दोषी, तो वाक्य का अर्थ क्लियर हो गया। और चूंकि इसका संबंध राम से है, राम जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। ठीक उसी तरह से वी मेड हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर का संबंध वी से है? नहीं, मॉनिटर कौन है? ये हिम न है मॉनिटर, और हिम क्या है? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसलिए मॉनिटर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ, है ना। एक छोटा सा उदाहरण, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। ही इज अ बॉय, ठीक है, बहुत छोटा वाक्य है। ही इज अ बॉय, ही तो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये अ बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है कि क्रिया का फल सब्जेक्ट के अलावा अन्य जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ कौन सा फल पड़ रहा है, कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं ना। तो ये अब वाय यहाँ जो आया हुआ शब्द है, यह कंप्लीमेंट है, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीमेंट है। और किस तरह का कंप्लीमेंट है? बॉय कौन है? बॉय ही है। बॉय कौन है? ही है। और ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो यह कंप्लीमेंट वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आया है, लेकिन इसका संबंध सब्जेक्ट से है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे, एससी कहेंगे। एससी मतलब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जबकि यहाँ हम लोग देख रहे थे वी मेड हिम मॉनिटर, ये मॉनिटर कंप्लीमेंट है, लेकिन ये मॉनिटर कौन है? हिम है, हिम जो कि ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये मॉनिटर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाया। ठीक है, तो ठीक है, वो तो अन्य चीज हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें कंप्लीमेंट आया हो तो उसको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो अब हम देखते हैं ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें दैट क्लॉज आया हो। जैसे दे से दैट राम नोज द फैक्ट। ये सभी वाक्य जो है दैट क्लॉज वाले, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। डबल सेंटेंस यानी कंपाउंड वाले तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। दैट क्लॉज से चालू कंटेन कर रहे हैं दैट क्लॉज। यहाँ से दैट राम नोज द फैक्ट, दैट द अर्थ वाज फ्लैट, दैट ही वाज ऑनेस्ट, दैट क्लॉज हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ऐसा वाक्य आया हुआ है, दे से दैट राम नोज द फैक्ट, लोग कहते हैं कि, या वे लोग कहते हैं कि राम को तथ्य पता है। तो देखिए, इस तरह के वाक्य को दो तरह से बनाया जाता है। एक तो जो सबसे आसान तरीका है वो है दे से को इट इज सेड में चेंज कर दिया जाए। मतलब दे से के जगह पर यही पैसिव यूज कर दिया जाए।
लोग कहते हैं, माने ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है मतलब किसके द्वारा कहा जाएगा? लोगों के ही न द्वारा कहा जाएगा। तो दे से को इट इज सेड में चेंज कर देते हैं और बाकी जो पार्ट है दैट राम नोज द फैक्ट उसको ज्यों का त्यों यहाँ उतार देते हैं। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। दूसरे वाक्य को भी थोड़ा देख लिया जाए। दे सेड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटी थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इट इज हो गया, लेकिन यहाँ दे सेड ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इट वाज सेड कर देंगे। देखिए दे सेड है तो इट वाज सेड, अगर रहता दे बिलीव्ड तो हो जाता इट वाज बिलीव्ड, अगर रहता दे बिलीव तो हो जाता इट इज बिलीव्ड। मतलब यहाँ जो क्रिया रहेगी वो इस तरह से हो जाएगी। तो इट वाज सेड और इसके बाद में क्या कहा कि बाकी जो भाग है दैट से चालू होने वाला वो ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो दैट द अर्थ वाज फ्लैट को हम यहाँ ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। ये तो इजीएस्ट वे हो गया। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में तो जरूरी नहीं है कि जो इजीएस्ट है वही ऑप्शन में आए, तो ये जो दूसरा मेथड है यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ये दूसरा मेथड से बनाया गया। दूसरा मेथड में हम क्या करते हैं, वाक्य की शुरुआत दैट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है, दैट क्लॉज यहाँ से चालू हो रहा है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? राम है। यहाँ सब्जेक्ट द अर्थ है। तो दूसरा तरीका है कि जो चालू करेंगे वो दैट क्लॉज के सब्जेक्ट से चालू करेंगे, राम, और यहाँ आप देख रहे हैं द अर्थ से चालू हो रहा है। ठीक है, द अर्थ यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रिया यूज करेंगे यहाँ, तो ये जो पहला क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ध्यान दीजिएगा, अभी क्लॉज तो मुझे बताना है, पढ़ाना है। ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस पर भी वीडियो बनाएंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अर्थात जो दैट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट यहाँ ले लेंगे और क्रिया किसका ले लेंगे? जो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में यहाँ क्रिया है से, तो और यहाँ कौन सा है? यहाँ भी खैर सेड ही है। तो यहाँ राम, इसके बाद जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज क्रिया का तीसरा रूप, राम इज सेड। यहाँ द अर्थ, और चूंकि पास्ट टेंस की क्रिया है तो वाज सेड हो गया, राम इज सेड द अर्थ वाज सेड। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, जो दैट क्लॉज की क्रिया है अर्थात जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया है, यहाँ वो क्रिया कौन सी है? नोज है। तो नोज है V5, लेकिन उसको क्या कर देंगे? V1 कर देंगे, बिल्कुल उसको बेस फॉर्म में कर देंगे। और बेस फॉर्म में तो आप जानते ही हैं उसके पहले टू लग जाता है, तो नोज है तो टू नो कर देंगे। और वही नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ मेन वर्ब कौन है? वर्ब टू बी है, उसी का पास्ट रूप है। वाज किसका रूप होता है? वर्ब टू बी का होता है। तो वाज को भी हम बेस फॉर्म में कर देंगे, यानी टू बी कर देंगे। कहीं आपको यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है कि बी कैसे हो गया? बी वाज वर इज आर एम का ही बेस फॉर्म है। ठीक है, तो क्या किया हम, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अर्थात जो दैट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट लिए और वर्ब किसका लिए? जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका सब वर्ब ले लिए, टेंस भी ले लिए। इसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात जो दैट क्लॉज है उसका जो क्रिया है उसको V1 अर्थात बेस फॉर्म में कर दिए और आगे जो शब्द है उसको ज्यों का त्यों लिख दिए। नोज के बाद है द फैक्ट, तो द फैक्ट लिख दिए। यहाँ वर्ब के बाद क्या था? फ्लैट, तो यहाँ फ्लैट लिख दिए। इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा और दो चार और प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ दूसरे वाक्य को देखते हैं, मतलब तीसरे वाक्य को देखते हैं। यहाँ इट वाज बिलीव्ड दैट ही वाज ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट जो हम लोग इस तरह का देख रहे थे उसी रूप में यहाँ दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। इट वाज बिलीव्ड दैट ही वाज ऑनेस्ट, इसको डायरेक्ट हम दूसरे तरीका से ही बनाएंगे। दूसरा तरीका मतलब
सब्जेक्ट लेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज का, अर्थात दैट क्लॉज का सब्जेक्ट लेंगे, ले लिए सब्जेक्ट। वर्ब किसका लेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज का। प्रिंसिपल क्लॉज है ये, तो इसका वर्ब है बिलीव्ड, पास्ट टेंस है, तो हो जाएगा ही वाज बिलीव्ड। ठीक है, ही वाज बिलीव्ड हो गया। इसके बाद मैं क्या कहा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका जो वर्ब है उसको बेस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ वर्ब है वाज, वाज का बेस फॉर्म टू बी होता है, तो टू बी लिख देंगे। और इसके बाद जो बचा ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट लिख देंगे, और ये हमारा बन करके तैयार हो गया, ही वाज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। एकदम आसान तरीका है। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इस तरह के वाक्यों को भी देखेंगे। द म्यूजियम क्लोजेज एट 5 PM, द विंडो सडनली ओपन, द विंडो सडनली क्लोज्ड, या इस तरह का भी कुछ वाक्य हमको देखने को मिलता है। अब ये बताइए, द म्यूजियम क्लोजेज एट 5 PM, म्यूजियम या पार्क या कुछ भी हो, द रेस्टोरेंट कुछ भी हो, द स्कूल कुछ भी हो सकता है। तो म्यूजियम कह रहा है कि 5 बजे बंद हो जाती है, तो क्या अपने से बंद हो जाती है या कोई उसको बंद करता है? द विंडो सडनली ओपेंड, कोई ने किसी ने तो उसको ओपन किया होगा, अपने से कैसे खुल जाएगी? या तो कोई आदमी, या तो हवा, आंधी तूफान, कोई ना कोई तो एजेंट रहा होगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ देखेंगे अर्गेटिव वर्ब्स के बारे में, और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोग इसका नाम बहुत कम चांस है कि आप लोग सुने होंगे, अर्गेटिव वर्ब्स। तो अर्गेटिव वर्ब्स आर व्हिच डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट। अर्गेटिव वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लाते ही नहीं है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, बट व्हिच हैव ट्रांजिटिव काउंटर पार्ट्स, लेकिन उसका जो काउंटर पार्ट होता है वो ट्रांजिटिव होता है। जैसे द म्यूजियम क्लोजेज एट 5 PM, म्यूजियम बंद हो जाती है 5 बजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द गार्ड क्लोजेज द म्यूजियम एट 5 PM। म्यूजियम कौन खोलता है बंद करता है? गार्ड खोलता है बंद करता है ना? द विंडो सडनली ओपेंड, विंडो सडनली ओपन हो गया, यानी किसी ने सडनली विंडो को ओपन कर दिया। ठीक है। अब अगर आपको कोई कहे कि द म्यूजियम क्लोजेज एट 5 PM या द विंडो सडनली ओपन, इसको पैसिव में चेंज कीजिए, तो आप सोचिएगा कि कैसे इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं, माने आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे रूप में चेंज कर दे रहे हैं, द गार्ड क्लोजेज द म्यूजियम एट 5 PM, और आप लोग बहुत आसानी से इसको पैसिव में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि द गार्ड हो गया सब्जेक्ट, क्लोजेज हो गया वर्ब, और द म्यूजियम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको चेंज कर लीजिएगा, या फिर यहाँ समवन हो गया सब्जेक्ट, ओपेंड हो गया वर्ब, और द विंडो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब तो इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? ऐसे, द म्यूजियम, म्यूजियम इज क्लोज्ड, इज क्लोज्ड एट 5 PM। बात आ गई समझ में? अगर आपसे कोई कहे कि द म्यूजियम क्लोजेज एट 5 PM, तो इसका पैसिव क्या होगा? द म्यूजियम इज क्लोज्ड एट 5 PM। अब यहाँ बाय द गार्ड वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव में, एक बात गांठ बांध लीजिएगा, कि पैसिव में डूअर तभी लिखा जाता है जब उसको लिखना अत्यंत आवश्यक हो। बिना लिखे काम न चले एजेंट को, तभी हम पैसिव में एजेंट को लिखते हैं। आप पहला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो इसका पैसिव हो जाएगा द म्यूजियम इज क्लोज्ड एट 5 PM। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य था, इज आर एम का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए, द विंडो सडनली ओपेंड, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? द विंडो वाज, द सॉरी द विंडो was suddenly opened,
द विंडो वॉज सडनली ओपन। इस तरह से इसका पैसिव हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।